अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में और उससे रिलेटेड जो फेजेस हैं। सबसे पहले तो हमारा फेज जो होता है वो इनिशिएशन प्रोसेस का होता है, जिसमें इसको कंसेप्शन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। बेसिकली इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व नहीं होती प्रोजेक्ट इनिशिएशन में। इसमें स्पॉन्सर्स ऐड होते हैं, और स्पॉन्सर्स का जो मेन स्टेक होल्डर्स होता है वो इन्वॉल्व होता है। और वो प्रोजेक्ट की जो बिजनेस नीड्स हैं या प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी बेसिस पे प्रोडक्ट को इनिशिएट करते हैं। फिर एक प्रोडक्ट मैनेजर को इंडक्ट किया जाता है प्रोडक्ट इसी स्टेज पे, इनिशिएशन स्टेज पे इसको इंडक्ट किया जाता है, जो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट चार्टर क्रिएट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये प्रोडक्ट इनिशिएट, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स वेल आइडेंटिफाई नहीं हुई हुई तो वो आप उन रिक्वायरमेंट्स को फिर एग्जीक्यूट और प्लान नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, अजम्पशंस को हमने बेसिकली आइडेंटिफाई करना, उन सबको एड्रेस करना, ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन का पार्ट है। और ये इसको चार्टर करना, बनाना, हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन इसके जो भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे उनको हाईलाइट करना, जो उसकी नीड्स हैं प्रोडक्ट की उनको हाईलाइट करना, और उसकी बिजनेस जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनको प्लान करना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इस प्रोडक्ट में होती हैं, स्टेज पे होती हैं, इस फेज पे होती हैं। और कोई भी डेफिशिएंसी जो है वो इसमें रिपोर्ट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर तो वो डेफिशिएंसी फील हो रही है, प्रोडक्ट मैनेजर जब हायर हुआ है, जब इसमें इंडक्ट हुआ है, और क्लाइंट की या प्रोडक्ट स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो फील करता है कि ये इसमें ये रिक्वायरमेंट को या बिजनेस नीड को एड्रेस नहीं कर पा रही ये रिक्वायरमेंट, तो उसका काम है कि वो उसको रिपोर्ट करे और उसको रिकमेंडेशन अपनी या फीडबैक दे लाजमी। ब्लाइंडली उसको चार्टों को बना देना और उसको प्रोडक्ट मैनेजर का की ये एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि अगर तो वो समझता है कि बिजनेस नीड में एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है और प्रोडक्ट मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से या वो अपने नॉलेज की बेसिस पे या स्किल की बेसिस पे वो फोर्स ही कर रहा है कि ये बिजनेस नीड के अकॉर्डिंगली ये रिक्वायरमेंट्स जो है ये उसको नहीं एड्रेस कर रही, तो दैट प्रोडक्ट मैनेजर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसको वो हाईलाइट करे और प्रोडक्ट स्पॉन्सर्स के साथ उसको उसको एड्रेस करे। मे बी उसके लिए उसको टाइम एडिशनल चाहिए है या एडिशनल कॉस्ट चाहिए है या बजट ज़्यादा चाहिए, तो ये इसी स्टेज पे उसको एड्रेस करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ब्लाइंडली उसने उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि उन क्लाइंट्स को, क्लाइंट की या स्पॉन्सर्स की को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये किसी किसी को एग्जीक्यूट करना है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टेज पे बनती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं या प्रोडक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स जो होते हैं वो उन बिजनेस नीड्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, और डॉक्यूमेंट की बेसिस पे वो एक प्रोडक्ट चार्टर बनता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोडक्ट चार्टर की। प्रोडक्ट चार्टर जो है ना, उसमें सबसे पहले तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोडक्ट चार्टर, जिसमें उस प्रोडक्ट की डिटेल सारी लिखी होती हैं और उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं प्रॉपर। और जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं उसको, कि क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या है, जिसमें आप उसको प्रोडक्ट, आप लेट्स से कि एक घर की कंस्ट्रक्शन को हम ले लेते हैं कि घर की कंस्ट्रक्शन है, तो प्रोडक्ट टाइटल आपने लिख दिया कि ये प्रोडक्ट इस क्लाइंट का है और ये घर की कंस्ट्रक्शन है, और मेन उसकी डिस्क्रिप्शन जो है कि वो कितने फ्लोर का है, कितना एरिया है उसका, किस एरिया में है, तो वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज पे हम लोग प्रोडक्ट चार्टर के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर को जो है ना वो असाइन किया जाता है और उसकी अथॉरिटी लेवल को भी डिफाइन किया जाता है। प्रोडक्ट मैनेजर का फर्दर के बाद से सारा काम जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर का होता है, जिससे वो करना होता है। प्लस प्रोडक्ट स्पॉन्सर जो होते हैं वो इसी स्टेज पे प्रोडक्ट चार्टर के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी अथॉरिटी लेवल को डिफाइन कर देते हैं कि किस लेवल पे आके प्रोडक्ट मैनेजर की अप्रूवल्स की बेसिस पे वो उसके साइन जो है ना वो चलेंगे, और किस स्टेज पे आके उसकी अथॉरिटी लेवल काम नहीं करेगी। लेट्स से कि एक बजट अगर डिफाइन कर दिया गया है, लेट्स से कि 10 मिलियन या 50 मिलियन का बजट डिफाइन कर दिया गया है, तो विद इन बजट उसने उस बजट को उस 50 मिलियन की रेंज के अंदर अंदर उसने अगर बजट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर की अथॉरिटी है। उसने 10 मिलियन उसने मटेरियल पे परचेज कर लिया, 10 मिलियन उसने
लेबर पे एक्सपेंस कर दिया, 10 मिलियन उसने इक्विपमेंट पे लगा दिया, ये उसके डिस्क्रिप्शन पे है। या जो भी अगर अथॉरिटी लेवल डिफाइन करते किया जाएगा इस स्टेज पे इनिशिएशन के अंदर, वो प्रोडक्ट चार्टर के उसको डिफाइन किया जाएगा कि ये इस लेवल तक वो उसको उसकी अथॉरिटी है प्रोडक्ट मैनेजर की। एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मिस्टर जॉन है, वो प्रोडक्ट मैनेजर है और उसके पास अथॉरिटी है कि वो टीम मेंबर्स जो है वो वो उनको सेलेक्ट करेगा, हायर करेगा और प्रोडक्ट का बजट वो डिफाइन करेगा। तो ये एक एग्जांपल है, ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और ये म्यूचुअल कंसेंसस के साथ वो चलेगा। थर्ड जो है ना वो यहाँ पे चार्टर के अंदर बिजनेस केस जो है ना वो भी मेंशन करना जरूरी है। बिजनेस केस ये होता है कि बिजनेस जिस बिजनेस नीड के लिए ये प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, वो बिजनेस नीड अगर पूरी नहीं हो रही तो प्रोडक्ट का फायदा नहीं है। तो बिजनेस नीड में उसके फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। लेट्स से कि एक बिजनेस केस है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है कि ये एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बाद कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव की जाएगी और उस सेटिस्फेक्शन की बेसिस पे वो मिनिमम $200 जो है $200,000 जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है। समटाइम्स प्रोजेक्ट की बिजनेस केस की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उन्होंने स्केल करना है, उसमें प्रॉफिट जनरेट नहीं करना, या समटाइम्स ये रिक्वायरमेंट है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस नीड के ऊपर। तो बिजनेस केस जो है उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट और बिजनेस जो डिटेल्स होती हैं उनको, जिसमें आरओआई भी होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती हैं, ये सारी डिटेल्स होती हैं जो उसको एड्रेस करना यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। अगर कोई भी कोई ऐसा पॉइंट आता है प्रोडक्ट ये पूरी लाइफ साइकिल में जिसमें उस बिजनेस केस के अगेंस्ट वो प्रोडक्ट जा रहा है या आप फोर्सी करता है प्रोडक्ट मैनेजर, तो प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको एड्रेस करे और उसको फिर कम्युनिकेट भी करे। फ्लो चार्टर में कुछ रिसोर्सेज भी असाइन भी होते हैं, जिसमें से प्रोडक्ट मैनेजर इटसेल्फ एक रिसोर्स है जो प्री असाइन किया वो होता है स्टेज पे। इसके अलावा वो प्रोडक्ट चार्टर में जो फर्दर कोई अगर टीम मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन स्टेज वाले तो इस पे ऐड नहीं होंगे, लेकिन इन केस अगर उसने प्री डिफाइन करने हैं या प्री असाइन करने हैं तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट मैनेजर एंड प्रोडक्ट स्पॉन्सर कि वो किस किस रिसोर्सेज को यहाँ पे प्री असाइन करना चाहते हैं वो। स्टेक होल्डर्स को, ये स्टेक होल्डर सारे कंप्लीट स्टेक होल्डर्स इस स्टेज पे इन्वॉल्व नहीं होते। ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में नेक्स्ट स्टेजेस पे जाके बाद में स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई होते हैं, उनके वर्कआउट किया जाता है। लेकिन इस स्टेज पे प्रोडक्ट में जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन ये है कि जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो जो उस डेट तक जब प्रोडक्ट इनिशिएट हो रहा है उस स्टेज तक जो नॉन स्टेक होल्डर्स होंगे, जिसमें प्रोडक्ट के स्पॉन्सर्स हैं, क्लाइंट है, या जो इसके अलावा टीम मेंबर्स हैं या प्रोडक्ट मैनेजर है, या जो कंट्रोल अथॉरिटीज हैं जो नॉन है, वो उनको यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है। और उसके बाद फर्दर जो प्रोडक्ट चार्टर में फर्दर स्टेक होल्डर्स में ये मेंशन होता है कि हम लोग फर्दर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पे काम करेंगे और जो एडिशनल जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको वर्कआउट किया जाएगा। तो वो बाद की स्टेज का काम है। सेकेंडली स्टेक होल्डर्स के साथ साथ स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट जो है उनको भी यहाँ प्रोडक्ट चार्टर में डिफाइन करना जरूरी है कि स्पॉन्सर है, एक स्टेक होल्डर है, वो ऑब्वियसली स्पॉन्सर है या दो स्पॉन्सर्स हैं या क्लाइंट हैं आपके, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक स्पॉन्सर को ने बिजनेस नीड के अकॉर्डिंगली आपको बता देगा कि मेरी ये एक रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करना, तो हमने उन रिक्वायरमेंट्स को जो स्टेक होल्डर्स नाउन है स्टेज तक, उनके रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको यहाँ पे रिटर्न में नोट डाउन करना जरूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट या स्पॉन्सर जो है अपनी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उनकी उनकी जो उनके साथ कम्युनिकेट करना प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस कम्युनिकेशन के एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कम्युनिकेशन हमने उनको एड्रेस करना है स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट की फॉर्म में, उनकी रिक्वायरमेंट्स को और वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट इनिशिएशन का प्रोडक्ट चार्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जा नहीं सकते। अगर तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तो प्रोडक्ट मैनेजर का काम है कि उसने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके अगेंस्ट जो रिक्वायरमेंट फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट मैनेजर की, उनको एड्रेस करना है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उनको करना जरूरी है। उसके अलावा प्रोडक्ट चार्टर में प्रोडक्ट की ब्रीफ डिलीवरेबल्स और उसके डिस्क्रिप्शन वो होती हैं कि
लेट्स से कि डिलीवरेबल में ये आता है कि आपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो घर की कंस्ट्रक्शन में आपने घर को कंप्लीट डिलीवर, आपने ग्रे स्ट्रक्चर ही नहीं करना, उसके साथ आपने उसका फिनिशिंग भी करनी है। तो ये अगर उसकी रिक्वायरमेंट है स्टेक होल्डर की, तो उसको यहाँ पे डिलीवर में उसका पार्ट बनाना जरूरी है। ये प्रोडक्ट चार्टर का पार्ट होता है। प्लस इसमें हम अजम्पशंस भी ऐड करते हैं प्रोडक्ट चार्टर में। अजम्पशंस ये होती हैं कि कुछ चीज़ें क्योंकि इस स्टेज पे क्योंकि प्लानिंग नहीं हुई हुई, तो अज्यूम करते हैं कि भी इसमें राइट ऑफ वे का कोई इशू नहीं है। जहाँ पे जगह आपने जिस जगह पे घर की कंस्ट्रक्शन करनी है या प्रोडक्ट कहीं पे आप जो बना रहे हैं, अगर लेट्स से कि कंस्ट्रक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो उसने क्लाइंट ने वो जगह ऑलरेडी एक्वायर कर ली हुई है। अगर फाइल है तो फाइल के साथ उसने पोजेशन ले ली हुई है। वहाँ पे अगर कोई एरिया की डेवलपमेंट नहीं है, कोई फिलिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, ग्रेडिंग नहीं करनी, तो ये कुछ असम्पशंस हैं जो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो उसमें हम लोग अज्यूम करके हम इसमें ऐड कर देंगे। बाद में इन assumptions पे काम किया जाएगा। अगर तो वो assumptions ठीक नहीं आ रही तो हम उनको प्लानिंग का पार्ट बनाएंगे। तो कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं जो उनको जिन assumptions हम उसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमने इस टाइम का कंस्ट्रेंट है, एक साल के अंदर या 5 महीने में या 6 महीने में या एक वीक में या 2 वीक्स में एक क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो आपको कहता है कि मैंने इसको 2 वीक्स के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ये इसका कंस्ट्रेंट कि आपने उस 2 वीक के अंदर उसको कंप्लीट करके देना है, ओपन एंडेड नहीं है। अगर वो कंस्ट्रेंट्स पे लगा देता है, इसके अलावा कोई रिस्क है, लेट्स से कि क्लाइंट कहता है या आप फोर्स ही करते हो कि 6 महीने के बाद जो है वो फ्लड आने वाला है या कोई हरिकेन आ रहा है, तो वो आपका एक रिस्क है जिसको आपने कंस्ट्रेंट एज अ कंस्ट्रेंट में ऐड कर दिया है। तो उससे पहले पहले आपने कुछ प्रोडक्ट के फेजेस हैं उनको कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूशन के फेजेस तो आपने कंप्लीट करना है, या जो भी इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी जो इफेक्ट हो रही होंगी, तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं। कुछ तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो इनको भी बाद में वर्किंग होती है और नए कंस्ट्रेंट्स ऐड होते रहते हैं, नए रिस्क ऐड हो रहे होते हैं। लेकिन फॉर चार्टर में कुछ कंस्ट्रेंट जो है उस वक्त तक उस टाइम तक जो नाउन होते हैं उनको हमने ऐड करना फॉर चार्टर में जरूरी होता है। फिर इसमें मेजरेबल प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऐड करना बहुत जरूरी है। मेजरेबल प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, एक तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उनको इन टर्म्स ऑफ आपने मेजरमेंट के आपने ये अगर आपकी एक अमाउंट आपको दे दी गई है कि इस अमाउंट के अंदर आपने कंप्लीट करना है, तो आपने उसको मॉनिटर करना है, मेजर करना है कि ये इस 100 मिलियन की अमाउंट है, उस 100 मिलियन की अमाउंट के अंदर अंदर उसको इसके ऑब्जेक्टिव को मीट करना है, या ये बजट आपको दे दिया गया है या शेड्यूल आपको दे दिया गया है कि इस डेट है, इस डेट के अंदर 2021 में या 2022 की इस डेट तक हमने उसको कंप्लीट करना है। तो ये और वो मेजरेबल होगी, यानी कि उसके साथ आपने फेजेस को फिर आपने ब्रेक डाउन करना है, स्कोप को ब्रेक डाउन करना है, उसको ब्रेक डाउन के साथ साथ फिर हम उसको इन टर्म्स में मेजर करेंगे, फेजेस में मेजर करेंगे कि एक साल का अगर लेट्स से प्रोजेक्ट है, एक साल में अगर आपने एक 10 स्टोरी की एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में आपने मेजर किया कि एक महीने में एक स्टोरी आपने कंप्लीट करनी है, तो ये मेजरेबल प्रोडक्ट है कि 2 महीने या 6 महीने के बाद आपका 50% कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका उसको प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना, मेजरेबल मेजरेबल की डेफिनेशन ये है कि आपने उसको उसके पार्ट्स में उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ताकि आप उसको प्लान और एक्चुअल की मॉनिटरिंग कर सकें। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने इसमें राइट डाउन करने हैं, लाजमी प्रोडक्ट चार्टर का पार्ट होता है। इस तरीके से प्रोडक्ट अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है और हमने उसको मेंशन करना है कि अगर उसमें गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं या क्लाइंट की अप्रूवल रिक्वायरमेंट है हर स्टेज पे। लेट्स से क्लाइंट आपसे कहता है या स्पॉन्सर आपसे कहता है कि जब आपने इसका स्कोप जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे या प्लान कर लोगे, तो आपने मुझसे अप्रूवल लेनी है उसकी। तो ये अप्रूवल की रिक्वायरमेंट ऐड कर दी गई। इसी के से कोई किसी में कोई गवर्नमेंट की बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, रेगुलेटरी बॉडी को इन्वॉल्व हो रही है, रेगुलेटरी बॉडी से या इन्वायरमेंटल कोई एजेंसी है जिनसे आप हमने अप्रूवल लेनी है, तो वो जो इस तरह की प्रोडक्ट अप्रूवल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उनको हमने यहाँ मेंशन करना है प्रोडक्ट चार्टर के अंदर। इसके साथ हम लोग इसमें हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स को ऐड लाजमी करते हैं, जिसमें जो उस टाइम पर रिस्क एनालिसिस हम लोग बाद में कर रहे होते हैं, वो साथ साथ पूरे प्रोजेक्ट के साथ साथ चल रहा होता है। जिस टाइम पे भी नया रिस्क आइडेंटिफाई होता है उस रिस्क को हम ऐड कर देते हैं रिस्क रजिस्टर के अंदर, और उसकी प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन में उसको टेकल किया जाता है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में भी देखा जाता है। तो ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन का और रिस्क प्लानिंग का प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलता है। लेकिन जो हाई लेवल पर रिस्क होते हैं जो आइडेंटिफाइबल स्टार्ट से ही होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट चार्टर के अंदर मेंशन कर देते हैं।
ये पॉइंट्स हैं जो प्रोडक्ट चार्टर, ये इसको प्रोडक्ट चार्टर कहते हैं, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट स्पॉन्सर जो होते हैं इस पर साइन कर देते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर साइन कर दिया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट एक होता है जो प्रोडक्ट की थ्रू आउट प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल तक वो चलता है, और इस डॉक्यूमेंट की और इसकी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट कभी भी प्रोडक्ट मैनेजर नहीं जा सकता। अगर तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है या स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो प्रोडक्ट चार्टर जो है वो प्रोडक्ट चार्टर में फिर नया ऐड होगा, और वो नया ऐड उसकी रिक्वायरमेंट फिर दोबारा नई सेशन से दोबारा स्टार्ट होगी। लेकिन प्रोडक्ट की प्लानिंग जो होगी, जो प्रोडक्ट चार्टर जब साइन हो गया स्टार्ट में, उस प्रोडक्ट चार्टर की बेसिस पे उसकी सारी प्लानिंग होगी। तो ये जो है ये इसका प्रोडक्ट चार्टर मैंने आपको इसमें ब्रीफ किया है। तो ये प्रोडक्ट इनिशिएशन का पार्ट है। हम इसके मेन इसका ब्रेकडाउन देख लेते हैं। इनिशिएशन के जो के फर्दर क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो इसमें जो प्रोडक्ट मैनेजर है, स्पॉन्सर, वो प्रोडक्ट मैनेजर को इंडक्ट करते हैं इनिशिएशन के अंदर। फिर प्रोडक्ट मैनेजर के साथ मिलके वो उस कंपनी कल्चर, अपनी जो भी कंपनी कल्चर है या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो उनके सिस्टम्स हैं, उनको डिटरमिन करते हैं कि हमने अगर अगर तो उनका कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कोई कंपनी है, और वो कंपनी उस एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उसके उसके अकॉर्डिंगली उसके नॉर्म्स एंड जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पे होता है कि ये प्रोसेस प्रोसीजर्स जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। लेट्स से कि एक प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन का प्रोडक्ट उसी एरिया में और उसी फील्ड से रिलेटेड और उसी स्कोप से रिलेटेड ऑलरेडी कंपनी कर चुकी हुई है या प्रोडक्ट मैनेजर कर चुका हुआ है, तो वो वही प्रोसीजर्स और वही प्रोसेसेस जो हैं वो उसके लिए कलेक्ट किए जाएंगे, और उसके लिए एड्रेस किए जाएंगे कि ये प्रोसेस और सिस्टम। एक कंस्ट्रक्शन वाले प्रोडक्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, ये प्रोसेस हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले प्रोसेस के प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। इस तरीके से हर कंपनी के पास अपने नॉर्म्स एंड उनके पास प्रोसीजर्स होते हैं, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए होते हैं प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज उससे रिलेटेड किए होते हैं। तो जो प्रोडक्ट जिस डोमेन में फॉल कर रहा होता है, वहां पे वो प्रोसेस और प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट की लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि उस एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट की फेजेस में डिवाइड किया जाता है, ताकि उसकी प्लानिंग और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो इजी हो। उसका नेक्स्ट स्टेज, ये सारे प्रोसीजर्स जो मैं आपको बता दूं, ये इनिशिएशन स्टेज की हैं, इनिशिएशन फेज की हैं। नेक्स्ट में यह है कि स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो मेन स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन भी पूरे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में चलता रहता है ये प्रोसेस, लेकिन मेन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट चार्टर का पार्ट बनाना इनिशिएशन का फेज का पार्ट है। उसके बाद जो बिजनेस नीड्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करना, प्रोडक्ट चार्टर का पार्ट बनाना। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, मेजरेबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको उनको एड्रेस करना, और उनको प्रोजेक्ट चार्टर का पार्ट बनाना। जो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन की assumptions हैं या उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको प्रोजेक्ट चार्टर का पार्ट बनाना। प्रोजेक्ट के ये प्रोजेक्ट चार्टर के जो ना ये हमने डिस्कस किया, ये उसका पार्ट है। डुअल प्रोडक्ट चार्टर, ये आप हमने डिस्कस कर लिया कि ये सारी चीजें मिलकर भी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक प्रोडक्ट चार्टर को। जो डॉक्यूमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर्स के पास भी होता है और प्रोडक्ट मैनेजर के पास भी होता है, जिसकी बेसिस पे प्रोडक्ट फर्दर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चल रही होती है। और प्रीलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट, ये भी हम प्रोडक्ट चार्टर का पार्ट बनाते हैं कि ये उसका स्कोप मिनिमम, ये है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये बिजनेस नीड्स हैं, ये उसकी एजम्पशंस हैं, और ये सारे मिलके उसका प्रोडक्ट का स्कोप डिफाइन करती हैं। थैंक यू गाइस, ये इनिशिएशन का प्रोसेस था। उम्मीद है आप लोगों को क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस को, और फर्दर जो प्रोसेस प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस हैं फॉर लाइफ साइकिल के, हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।